Okay, so I start again. So we are going to talk about the evolution of modern acting. So I just named this as the story of method acting or how it evolved over the last 122 years. So my first question to you is, what according to you is method acting? Are you from the acting department? Ranju, are you from the acting department? Okay, okay. So basically, let's say this is about the evolution of modern acting over the last 122 years. So since you have not heard of method acting, so you might not be knowing about Lee Strasberg and Stanislavski. So I start this story by saying that, see, it all started in Russia, the end of the 19th century, which was around, you can say 1880, और मे बी यू कैन से जब इंडिया में 1857 का रिवोल्ट हुआ था उस समय रशिया में क्या हो रहा था. We talk about Russia because that is exactly where the modern aesthetics of acting or the modern technique of acting was developed. So the first thing we talk about is theater in the 19th century. So when we talk about Russian theater in the 19th century, it was, and I'm talking about commercial entertainment industry. I'm not talking about artistic because artistic like ballet and opera and all were different. I'm talking about commercial plays. I'm talking about plays which the normal people used to go and see, which was पूरी दुनिया में it was mostly the same. It had a star system कि जो स्टार होता था वही मेन आदमी होता था. किसी दूसरे एक्टर की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती थी. मोरलेस अभी भी देखो तो वैसा सही सिस्टम है बट द टेक्निक्स आर मोर इवॉल्व. टेक्स्ट बेस्ड होता था. डायलॉग्स पे बहुत एक्टिंग और बिहेवियर को छोड़ के डायलॉग्स के ऊपर बहुत सारा चर्चा होती थी. इमिटेट करना, किसी भी अच्छे एक्टर को इमिटेट करना अच्छी एक्टिंग माना जाता था. लाइक सपोज कोई प्ले हिट हो गया और द डिफरेंस बिटवीन प्ले एंड फिल्म इज, फिल्म एक बार शूट हो जाती है तो फिर वो उसको बार बार प्ले करते हैं ये लोग. बट थिएटर के साथ ये फंडा है कि थिएटर में आपको रोज रोज जाके प्ले करना होता है. उसमें क्या होता है कि कई बार एक्टर्स चेंज हो जाते हैं. जरूरी नहीं है कि कोई प्ले अगर हिट हो गया है तो सेम एक्टर्स ही वो प्ले को परफॉर्म कर रहे हैं. वो प्ले के एक्टर्स चेंज होते रहते हैं. तो जब भी कोई एक्टर चेंज होता था तो इंस्टेड ऑफ कि वो टेक्स्ट को लेके अपना कुछ डिवाइस करे, वो इमिटेट करता था सामने वाले को. ओके, सो दैट वाज व्हाट इट वाज लाइक. इट वाज मोस्टली इमिटेटिव, कि इमिटेट करे. ऑडियंस भी वही देखती थी कि पिछला एक्टर ने इतनी अच्छी एक्टिंग करी तो नए वाला ने कैसी एक्टिंग करी. बहुत ही मोटा मोटा प्ले होता था. इट वाज नॉट, आप समझ सकते हैं, कैन यू इमेजिन जो फोटोग्राफ मैंने डाल रखी है, इट इज वेरी मच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट काइंड ऑफ थिएटर देयर वाज. म्यूजिक, डांस, डायलॉग बाजी, melodramatic, mild gestures, this that, जो कि ट्रूथ से बहुत अलग था. सो इसी दौरान आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग विच आई कॉल एज द रशियन रेवोल्यूशन. इट इज नॉट अ रेवोल्यूशन जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था. आई एम टॉकिंग अबाउट अ आर्टिस्टिक एंड अ थिएट्रिकल रेवोल्यूशन दैट हैड टेकन प्लेस इन रशिया towards the end of 19th century, around 1895 onwards.
जिसमें कि सबसे बड़ा हाथ था कॉन्स्टेंटाइन स्टैनिस्लॉवस्की का। ओके, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एक्टिंग। इनकी लाइफ को समझना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि एक्टिंग कैसे इवॉल्व हुई थी, एंड इनकी लाइफ के ऊपर ही हम बात करेंगे अभी, जो कि बहुत जरूरी है समझना कि किस हालात में ऐसा जीनियस पैदा हुआ था और किस हालात में उसने ये सिस्टम को, जो सिस्टम आप भी सीखोगे एज एक्टर्स अपनी इंडस्ट्री में, वो कहीं ना कहीं स्टैनिस्लॉवस्की के काम से अफेक्टेड होगा। 100% ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे आपके टीचर्स थिएट्रिकल बैकग्राउंड से हो, फिल्म बैकग्राउंड से हो, चाहे इंडिया में ट्रेंड हो, चाहे अब्रॉड में ट्रेंड हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका जो टीचर, कोई भी टीचर आपको जो पढ़ाने आ रहा होगा वो स्टैनिस्लॉवस्की के काम से अफेक्टेड नहीं होगा। वो बेसिकली स्टैनिस्लॉवस्की के काम का ही कोई ना कोई वर्जन आपको सिखाएगा। एम आई क्लियर? शुड आई मूव अहेड? You can raise your hands. Okay. तो अभी हम स्टैनिस्लॉवस्की की कहानी को समझते हैं, बहुत जरूरी है बिकॉज ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न एक्टिंग। आपका नाम और इनकी लाइफ के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या सीख रहे हो। आप कोई भी, आप न्यूटन्स लॉ सीखते हो फिजिक्स में तो आपको पता चलता है कि वो न्यूटन से आया था। इस ऐसे ही जब आप एक्टिंग सीख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो, क्योंकि जो टीचर आएगा वो अपने हिसाब से आपको पढ़ाएगा, आपको लगेगा हाँ आपने उनसे सीखा है, पर उनने किससे सीखा है, उनने किससे सीखा है और वो ट्रेडिशन कैसे चला आ रहा है, वो समझना किसी भी आर्ट में बहुत जरूरी होता है अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से उसको सीख रहे हैं। सो वील टॉक अबाउट स्टैनिस्लॉवस्की। बचपन से ही उन्होंने अ, अच्छे खासे वेल्दी फैमिली से थे वो, और बचपन से उन्होंने थिएटर देखा था, बचपन से वो थिएटर में काम कर रहे थे एमेच्योर लेवल पे, जैसे हम एक लोकल लेवल पे काम करते हैं थिएटर में, सोसाइटी थिएटर होता है जैसे, या स्कूल कॉलेज में थिएटर होता है, वैसे किस्म से वो बचपन से थिएटर कर रहे थे। और वो इतना थिएटर में इन्वॉल्व थे बचपन से कि उनके पिताजी ने उनके लिए अपना एक थिएटर बना दिया था। पर स्टैनिस्लॉवस्की एज एन एक्टिंग जीनियस नहीं थे, वो बहुत ही एवरेज नॉर्मल एक्टर थे और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है अपने एक्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए। वो क्या करते थे, वो कॉपी करते रहते थे, जो उस जमाने की टेक्निक होती थी कि जो अच्छा एक्टर है उसको कॉपी करो, उसको कॉपी करते रहो बस, और कॉपी कर करके उस जैसे बन जाओ। दैट वाज व्हाट वाज एक्टिंग वाज लाइक इन दैट टाइम, कि अच्छा एक्टर जो भी है उसको कॉपी करो और उस जैसा बन जाओ। वो जो अच्छा एक्टर था उसने भी किसी को कॉपी किया था, उससे पहले उसने भी किसी से कॉपी किया था, तो ये पूरा इमिटेटिव आर्ट नीचे चला आ रहा था। और जैसा कि आप जानते हैं, जेरोक्स पे जेरोक्स, जेरोक्स पे जेरोक्स करो तो क्वालिटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो वो काफी दुखी था क्योंकि उसकी एक्टिंग को बहुत सराहा नहीं जाता था, और एक्चुअली उनका नाम स्टैनिस्लॉवस्की उन्होंने रखा नहीं था, उनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन एलेक्सेव स्टैनिस्लॉवस्की। उन्होंने रखा था क्योंकि एक बार उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी हुई थी, इतनी बुरी हुई थी कि वो चाहते थे कि लोग उनको उनके नाम से ना जाने, इसलिए उन्होंने किसी पोलिश एक्टर का नाम चुरा के अपने नाम को, स्टेज नेम को स्टैनिस्लॉवस्की रख दिया, और वो नाम जो था वो हर एक एक्टिंग टीचर, एक्टर के दिमाग में सदा के लिए इम्प्रिंट हो गया है। वो ने काफी स्ट्रगल किया, अपने आर्ट को लेकर काफी स्ट्रगल किया, बट उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी वो थी, ही ऑलवेज स्ट्रगल्ड
and he never gave up. He never gave up. वो लगे रहते थे, और ये ही उनकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी कि वो ही डिड नॉट गिव अप। तो फिर अपनी पढ़ाई के दौरान लोकल एमेच्योर थिएटर वो करते थे। उनको किसी ने बोला, उनके पिताजी ने बोला कि तुम ज्वाइन कर लो, जैसे कि हम लोग को भी बोलते हैं हमारे माँ बाप की भाई ज्वाइन कर लो, जैसे आप अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सीख रहे हो, तो ऐसे ही उनके माँ बाप ने भी उनको बोला कि भाई कुछ ज्वाइन कर लो, फॉर्मल तरीके से सीख लो। तो उन्होंने उनके कहने पे इंपीरियल ड्रामेटिक स्कूल, मॉस्को का जो थिएटर स्कूल था उस जमाने का, वो ज्वाइन किया, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। 3 हफ्तों में उन्होंने वो छोड़ दिया, उन्होंने बोला मुझे नहीं करना, क्योंकि उनको ये रियलाइज हुआ कि वहां पर भी जो उन्होंने देखा वो यही देखा कि वो लोग भी आपको कॉपी करने को बोलते थे लोगों को। उस सैंसोवस्की को चिढ़ थी इस बात से। उसने देखा था, उसने करके इतने सालों करके देख लिया था कि कॉपी करने से इंस्पायर्ड परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। सो उसने वो टेक्निक को वहीं खारिज कर दिया था कि कॉपी करके किसी को करना डज नॉट वर्क। आज की डेट में हम ये टेक्निक्स नहीं सीखते, पर आप समझिए उस जमाने की नंबर 1 टेक्निक यही थी कि आप कॉपी करिए। टीचर करता था, कॉपी करता था, टीचर करता था ऐसे करो, स्टूडेंट उसको कॉपी करता था वैसे ऐसे करना है। और ये टेक्निक को स्टैनिस्लॉवस्की ने खारिज कर दिया था, क्योंकि उससे क्या होता था, वो सोचता था कि उससे स्टेंसिल अप्रोच होती है कि एक ही तरह के एक्टर्स अलग अलग लेवल पे कॉपी करते हुए आ रहे हैं, विच आज की डेट में अगर हम सोचे तो हमको ऐसा लगेगा, विल थिंक कि इट इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। तो उसने क्या किया, उसने वो स्कूल छोड़ दिया और वो सीधा प्रोफेशनल थिएटर में कूद गया। उसने बोला कि अब काम करते करते ही सीखेंगे जो सीखेंगे। काम करते हुए भी उनको काफी तकलीफ हुई, क्योंकि अगेन ही वाज एन एवरेज एक्टर। प्लीज रिमेंबर, ही वाज नॉट अ ब्रिलियंट एक्टर। इवन थ्रू आउट ही वाज नेवर नोन एज अ जीनियस एक्टर। He was known as a genius teacher, but never a genius actor. And because he was an average actor and he wanted to be great in his acting, उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें ढूंढी जो सैडली उनके खुद के ऊपर उतनी अप्लाई नहीं हुई, जितना उन्होंने बाकियों को चेंज कर दिया जिनके साथ वो काम कर रहे थे। उन्होंने काफी स्ट्रगल किया, उन्होंने प्रोफेशनल थिएटर में बहुत स्ट्रगल किया, और उनको रियलाइज, पर प्रोफेशनल थिएटर में स्ट्रगल करने से उन्होंने काफी सारी चीजें सीखी, उन्होंने डिसिप्लिन सीखा, उन्होंने उनकी बॉडी लैंग्वेज और क्या क्या कहते हैं उसे, बॉडी पे वर्क्स, फेंसिंग एक्सरसाइजेज, और वॉइस पे काम, और ये सब चीजों पे बहुत, इंस्ट्रूमेंट पे बहुत काम हुआ। पर क्योंकि उस जमाने में कोई टेक्निक होती नहीं थी, तो जिसकी वो खोज कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि कैसे सीखूं, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ उनके लिए काम नहीं कर रहा था। पर he did not give up. That is the motto of his life. That is the motto of Stanislavski's life. End of his life तक वो परफेक्ट टेक्निक को ढूंढते रहे। कईयों की जिंदगी उन्होंने चेंज कर दी। क्यों? क्योंकि उनको अपनी परफॉर्मेंस इंस्पायरिंग नहीं लगती थी। तो ये अभी तक इनकी लाइफ थी। ये प्रोफेशनल थिएटर में इन्होंने काफी साल तक काम किया, अराउंड 10 साल तक इन्होंने प्रोफेशनल थिएटर में काम किया। फिर एक दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ उनके लाइफ में। Am I clear till now? Should I move ahead? Am I talking to a wall?
So when I ask, should I move ahead? So I wait for a response. Or are you not able to hear me? Can you hear me? If you can hear me, you'll respond. Okay. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. After a lot of struggle, he never gave up and he always wanted to collaborate with other artists who had a similar way of thinking about कैसे थिएटर को प्रेजेंट किया जाए. He wanted to change things. He wanted to do it his way. Even though many people did not support him, he kept trying. He kept finding people. And जैसा कि आप जानते हैं कि there are people dissatisfied who want to work. So June 22, 1897 इस तरह के एक कैफे में, I'm just giving you to for you to understand what kind of क्या माहौल था उस जमाने में. इस टाइप के एक कैफे के एक प्राइवेट रूम में ये दो लोगों की मीटिंग हुई थी. ये हैं स्टैनिस्लावस्की, डेनचेंको. डेनचेंको वाज अ प्लेराइट, अ डायरेक्टर. ये भी बहुत परेशान थे कि थिएटर उनको पसंद नहीं आता था, उनको एंटरटेनिंग नहीं लगता था, उनको लगता था कि कुछ चीजें बदलनी चाहिए. तो स्टैनिस्लावस्की उस जमाने में करीब 15 साल का उनका एक्सपीरियंस हो गया था थिएटर में. करीब 20 साल की उम्र से वो चालू हो गए थे. एंड आप इमेजिन करिए 15 साल इज अ लॉट ऑफ टाइम. so 15 years he was working in amateur and professional theater. बट वो खुश नहीं थे क्योंकि उनको उनको चीजें बदलनी थी. तो उनको व्लादिमीर दानचेंको में एक ऐसा आदमी दिखा जो उनके साथ कोलैबोरेट करके एक नए थिएटर की उन्होंने बात करी. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है. 18 घंटे चली थी ये मीटिंग स्लाविक बाजार के एक कैफे में. एंड उसमें एक एक चीज डिस्कस हुई थी. पहले तो उनके थॉट्स डिस्कस हुए थे, फिर उसके बाद ये डिस्कस हुआ था कि एक ऐसा थिएटर बनाया जाएगा, एक ऐसा थिएटर बनाया जाएगा जिसमें हर एक्टर का अपना ग्रीन रूम होगा, एक वर्किंग एरिया होगा. ओके, सेट्स को मूव करने के लिए इस तरह से अरेंजमेंट होगा. एक एक चीज को उन्होंने डिस्कस किया. ये भी डिस्कस किया कि जो उसका कमर्शियल एस्पेक्ट है और जो प्ले सिलेक्शन है वो दोनचेंको करेंगे, जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है वो स्टैनिस्लावस्की देखेंगे. क्योंकि दोनचेंको उस जमाने में थोड़ा सा पावरफुल आदमी था, वो सारी चीजें अरेंज कर सकता था. तो उसको लगा था कि वो स्टैनिस्लावस्की को बोलेगा कि हाँ तू मेरे साथ पार्टनरशिप कर ले एंड वील वर्क ऑन इट. बट स्टैनिस्लावस्की वाज वेरी एडमेंट ऑन द फैक्ट कि नहीं, जो क्रिएटिव काम है वो मेरे तरीके से ही होगा. बहुत ही जिद्दी आदमी था स्टैनिस्लावस्की. इसी जिद के चक्कर में उन्होंने पूरी दुनिया की एक्टिंग चेंज कर दी. सो उनके डिस्कशन से 1897 में जो उनका डिस्कशन हुआ था, उसके बाद जो चीज निकल के आई थी, दैट थिएटर रेपेट्री वाज कॉल्ड द मॉस्को आर्ट थिएटर. और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और ये आज भी सक्रिय है. ऐसा नहीं है कि मॉस्को आर्ट थिएटर खत्म हो गया. मॉस्को आर्ट थिएटर अभी भी है, वो लेगेसी अभी भी है. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस जमाने के काफी सारे एक्टर्स का इंटरव्यू लिया, उनको ऑडिशन किया और उसके बाद उन्होंने एक अपना, बेसिकली इट वाज नॉट कि हम एक प्ले करेंगे और पैसा कमाएंगे. ये उनका आइडिया नहीं था. उनका आइडिया था कि हम
थिएटर एज एन आर्ट को प्रमोट करेंगे, हम अपने तरीके से प्ले को बनाएंगे, मैं अपने तरीके से इस प्ले को बनाऊंगा। दैट वाज स्टैनिस्लॉवस्कीज वे। और 1898 में सार फ्योदोर नाम का उन्होंने प्ले प्रोड्यूस किया, 1 साल लगा उनको। और वो प्ले थोड़ा सा ऑडियंस को शॉक कर गया, क्योंकि ऑडियंस को समझ में नहीं आया, क्योंकि जो प्ले उन्होंने किया था। हाँ, मॉस्को आर्ट थिएटर अभी भी है। यस, मॉस्को आर्ट थिएटर इज ऑल्सो अ स्कूल, इट्स अ रशियन स्कूल। दिस थिएटर एंड रेपेट्री इज स्टिल देयर इन मॉस्को, अभी भी है ये। और अभी भी वो लगे हुए हैं उसी काम को करने में जो इन्होंने शुरू किया था। आप गूगल में जाके इनको, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा डिटेल में, क्योंकि मैं आई एम जस्ट टचिंग द स्टोरी ऑफ मेथड एक्टिंग जो आपको समझ में आनी चाहिए। सो 1898 में इन्होंने पहला प्ले किया, ऑडियंस थोड़ी सी शॉक में चली गई, क्योंकि जिस रियलिज्म और नेचुरलिज्म से इन्होंने वो प्ले को किया, ऑडियंस उसके यूज टू नहीं थी। ऑडियंस शोर शराबे और म्यूजिक, डांस, आप समझ सकते हैं किस तरह के प्ले के यूज टू थे। तो वो मॉस्को आर्ट थिएटर ने नहीं किया, मॉस्को आर्ट थिएटर ने, पर वो प्ले चल गया था। उसके अगले 4 प्लेस फ्लॉप हो गए। आप समझ सकते हैं कि किसी भी थिएटर कंपनी उस जमाने में, प्लीज अंडरस्टैंड, सिनेमा नहीं होता था, देयर वाज नो सिनेमा। सिनेमा उस समय आया था फ्रांस में, बट अभी रशिया में नहीं था। तो उस जमाने में सिनेमा नहीं था, उस जमाने में थिएटर ही था। और आप समझ सकते हैं कि कितना प्रेशर होगा उन लोगों के ऊपर एक कमर्शियल सक्सेस करने का। उनके 4 प्ले फ्लॉप हो गए, एक प्ले एवरेज हो गया है, बट स्टिल स्टैनिस्लॉवस्की ने अपना तरीका नहीं छोड़ा। उसने बोला हम काम करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे हम। आजकल के जमाने में क्या होता है, अगर 4 फ्लॉप किसी के हो जाए तो 5वीं फिल्म वो कमर्शियल बना देता है, कहता है चलो यार थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, बट ही डिड नॉट डू दैट। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई एम आई टेलिंग दिस स्टोरी। ये डेटा तो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, बट प्लीज अंडरस्टैंड द पर्सन। मैं आपको वो पर्सन के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एक्टिंग। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश कीजिए कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग 4 प्लेस दैट बिकेम फ्लॉप, ही स्टिल कंटिन्यूड। सो उन्होंने सोचा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उनको रियलाइज हुआ कि जो स्टाइल, जिस स्टाइल से वो कर रहे थे, वो स्टाइल जो है, जो जो रिटन टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट जो है वो इनके स्टाइल के साथ नहीं जा रहा है। आप समझ रहे हैं, आप अगर कोई एक स्टाइल से प्ले करते हैं तो उसका टेक्स्ट भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए, पर अगर टेक्स्ट और डिजाइन साथ में नहीं जाए तो उससे, तो उनको रियलाइज हुआ कि हमको एक नया प्ले चाहिए जो हमारे इस स्टाइल को सपोर्ट करता है। सो डोंचेंको इंट्रोड्यूस्ड एंटन चेकॉव। एंटन चेकॉव दुनिया के बहुत बड़े प्लेराइट रहे हैं, रशियन। सो डेंचेंको जो थे, वो एंटन चेकॉव को मॉस्को आर्ट थिएटर के साथ उन्होंने एसोसिएट किया। और फिर इन्होंने, हालांकि स्टैनिस्लॉवस्की वाज नॉट इन फेवर ऑफ चेकॉव, पर उन्होंने बोला चलो ट्राई करके देखते हैं, डोंचेंको इतना बोल रहा है। तो उन्होंने एक प्ले तैयार किया जिसका कि नाम था सीगल। अब ये सीगल इतना बड़ा सक्सेस हो गया, ऐसा हिट प्ले हो गया कि आप यहां पे देखिए कि मॉस्को आर्ट थिएटर के पर्दे पे सी गर्ल्स, ये देखिए सी गर्ल्स हमेशा के लिए इम्प्रिंट हो गए हैं, क्योंकि वो उनका पहला सुपरहिट सक्सेसफुल नाटक था जो उन्होंने अपने तरीके से बनाया, ना कि उस जमाने के। सो बेसिकली ऐसा भी कह सकते हो कि ऑडियंसेस को करीब 5 प्ले लगे इनका स्टाइल समझने के लिए। हालांकि स्टैनिस्लॉवस्की और चेकॉव डिड नॉट गेट अलोंग। व्हाई दे डिड नॉट गेट अलोंग, आई टेल यू। बिकॉज चेकॉव जो थे, उनको लगता था कि उनके, वो सीरियस बात को कॉमिक तरीके से लिखते थे। चेकॉव के हमें सारे प्लेज देयर इज अ एलिमेंट ऑफ ह्यूमरस एंड अ कॉमिक एलिमेंट इन हिज राइटिंग। स्टैनिस्लॉवस्की वो ह्यूमरस एंड कॉमिक एलिमेंट एलिमिनेट करके प्ले को सीरियस बना देते थे। एंटन चेकॉव कहता था भाई मेरा प्ले सीरियस नहीं है,
एनीवेज, तो इनके बीच में डिफरेंसेस चलते रहे और दोनचेंको इनके बीच में बफर करता रहा और अकॉर्डिंगली मैट ने 4 और प्लेस, 5 और प्लेस, अब इसके बाद चेकऑफ के प्लेस कंटिन्यूअसली करते रहे। पर अगेन स्टैनिस्लॉवस्की इतनी एक्टिंग करने के बाद भी उसको रियलाइज हुआ कि मैं अपने स्टाइल से प्ले तैयार कर रहा हूं, हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, पर एक्टिंग में मजा नहीं आ रहा है। स्टैनिस्लॉवस्की को अभी भी लग रहा था कि एक शो अच्छा होता है, दूसरा शो बुरा होता है, कुछ एक्टर्स एक में अच्छे होते हैं, कुछ एक्टर्स दूसरे में अच्छे नहीं होते, इतने सारे एक्टर्स हैं, कभी कोई अच्छा, कभी कोई बुरा, कभी कोई अच्छा, कभी कोई बुरा, मतलब टू मच इज लेफ्ट टू चांस, मतलब ऐसा वी हैव टू गेट टू अ टेक्निक जिसमें कि एक कंसिस्टेंसी आए। So his idea was he wanted consistency now. So he wanted a brilliant performance. Every show should be brilliant. और वो खुद की परफॉर्मेंस, अगेन ही वाज नॉट अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर, वो बहुत एवरेज एक्टर थे। मैट में भी वो मोस्टली डायरेक्ट करते थे पर एक्टिंग भी करते, तो एक्टिंग उनको अपनी एक्टिंग पसंद नहीं आती थी। उनको लगता था कि मैं शो आफ्टर शो करने जा रहा हूँ, मुझे कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रहा, मैं बस मैकेनिकल तरीके से, जिन लोगों ने थिएटर किया है स्कूल कॉलेज में और जिसके बहुत सारे शोज किए हैं, पहले शो, दूसरे शो, तीसरे शो, चौथे शो में तो मजा आता है, बट ऐसे आप करते रहो कुछ टाइम बाद वो मजा खत्म हो जाता है, आपको लगता है कि आप मैकेनिकल तरीके से प्ले कर रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अब बहुत हो गया ये, क्योंकि मॉस्को आर्ट थिएटर ऑल ऑल्दो चल उनके हिसाब से रहा था, पर अगेन बिकॉज मनी स्टार्टेड कमिंग इन, वो थोड़ा सा कमर्शियल हो गया था। और इतना कमर्शियल हो गया था कि उसके एक्टर्स मैकेनिकल हो गए थे, इतने मैकेनिकल हो गए थे कि स्टैनिस्लॉवस्की जब उनको बोलता था कि भाई तुम इंस्पिरेशन के साथ करो, तो वो एक्टर्स चिढ़ खाने लग गए थे स्टैनिस्लॉवस्की के खिलाफ। तो स्टैनिस्लॉवस्की ने रियलाइज किया कि अब बहुत हो गया, अब मेरे को इस जंजाल के बारे में सोचना ही पड़ेगा और यहां से निकलना पड़ेगा। तो ही रिजाइंड फ्रॉम मॉस्को आर्ट थिएटर इन 1906। उन्होंने सबैटिकल ले लिया, उन्होंने बोला मैं जा रहा हूं, मैं अब और इसमें काम नहीं करूंगा, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, मैं वापस आऊंगा, लेकिन जब तक मैं इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ लूंगा कि अच्छी परफॉर्मेंस कैसे की जाती है, मैं वापस नहीं आऊंगा। ही डिड नॉट गिव अप, ही डिड नॉट गिव अप। ओके, सो शुड आई मूव अहेड? आगे बढ़े। हाँ जी, ठीक है। सो उन्होंने ले ली छुट्टी और वो चले गए फिनलैंड। अभी वो 43 ईयर ओल्ड है, सोचिए आप। मैं खुद अभी 41 ईयर्स ओल्ड हूं। सो 43 ईयर्स ओल्ड में स्टैनिस्लॉवस्की को ये रियलाइज हुआ कि उसको सब कुछ दोबारा सोचना, वो चाहता तो कंटिन्यू, मॉस्को आर्ट थिएटर तो बहुत बड़ा सक्सेस हो गया था भाई, एक के बाद एक हिट प्ले दे रहा था, खूब सारा पैसा आ रहा था, सब लोग अमीर हो रहे थे, ऐसे में कौन छोड़ के जाता है अपनी सक्सेस? इट इज लाइक कि आप एक फिल्म डायरेक्टर हैं और आपकी फिल्में एक के बाद एक हिट हो रही हैं, पर आपने छोड़ दिया डायरेक्शन क्योंकि आपको खुद को अपना काम पसंद नहीं आ रहा है और आप बोल रहे हो कि नहीं, मेरे को और करना है। आज की डेट में ऐसी क्वालिटी, प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम नॉट डिस्कसिंग द हिस्ट्री, आई एम नॉट स्टडीइंग द स्टोरी ऑफ स्टैनिस्लॉवस्की टू टेल यू डेटा। डेटा इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाती है, मैं, आप देखिए वो, और जिस तरह से मैं नरेट कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा था और वो किस तरह के आदमी थे, क्योंकि ये क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो इंस्पाइट ऑफ बीइंग ह्यूजली सक्सेसफुल, उन्होंने छोड़ दिया सब और वो सब कुछ छोड़ के वो फिनलैंड चले गए सोचने के लिए कि कैसे उनको
कैसे अच्छी परफॉर्मेंस की जाए, मैं कैसे अच्छा हूं। उनको अपनी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आ रही थी। जनता को चाहे पसंद आ रही हो, उससे कोई मतलब नहीं, उनको पसंद नहीं आ रही थी। उनको लग रहा था मैं स्टेज पे करते हुए मुझे कुछ इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा। तो उस जमाने के दो बहुत फेमस एक्टर्स थे, टोमासो सैल्विनी एंड एलेनोरा ड्यूज। ये दोनों बहुत ही बढ़िया एक्टर्स माने जाते थे। ये जब भी स्टेज पे जाते थे, लोग मेस्मराइज हो जाते थे कि इतनी बढ़िया। ओके, सो नाउ I have stopped the lecture because there is no one in the room, so I don't want to talk to a wall. I'll wait if that person comes back. Yeah, joining back. Are you back? Okay, no problem. So I continue. Okay, so उस जमाने के दो फेमस एक्टर्स जो थे, he went and met these people, उनसे समझने के लिए कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे करते हो। ऐसा नहीं था कि सारे बुरे एक्टर्स थे। एलिनोरा ड्यूज वाज, आज की डेट में भी शी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेज एक्टर्स दैट वर एवर देयर। पर जब स्टैनिस्लॉवस्की उनसे मिलने गए ये जानने की वो कैसे अच्छी परफॉर्मेंस करती हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बोला बस मैं करती हूँ। उसके पास एक्चुअली कोई जवाब नहीं था। तो स्टैनिस्लॉवस्की और दुखी हो गया। उन्होंने बोला जब इतने अच्छे एक्टर्स के पास जवाब नहीं है कि वो कैसे एक्टिंग करते हैं, तो मैं कैसे उनके जैसा बनूंगा। उसको उनके जैसा बनना था। स्टैनिस्लॉवस्की वांटेड टू बिकम लाइक टोमासो साल्विनी एंड एलिनोरा ड्यूज। सो हिज क्वेश्चन वाज, मैं तो उनके पास फिर कुछ नहीं रह गया था। उन्होंने इतना ट्रैवल करने के बाद फिर वो अपने कमरे में चले गए और उन्होंने बोला कि मैं अपने नोट्स निकालता हूँ। फिर उन्होंने अपने नोट्स निकाले। एक अच्छी बात जो मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ कि आप नोट्स रखा कीजिए। उन्होंने अपने नोट्स निकाले। जब से मॉस्को आर्ट थिएटर शुरू हुआ था, एक एक रोल उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया था, एक एक डायरेक्ट कैसे किया था, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, क्या सीखा था, उनके पास पूरा डिटेल में लिखा हुआ था उनके जर्नल्स में। तो उनके सवाल जिसको वो एड्रेस कर रहे थे कि हाउ टू अचीव कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस नाइट आफ्टर नाइट, हाउ टू ट्रेन एक्टर्स। वो ये नहीं चाहते थे कि एक या दो ब्रिलियंट एक्टर्स हों, वो सबसे छोटे रोल वाले बंदे को भी चाहते थे कि वो ब्रिलियंट हो। ऐसा नहीं हो कि वो अनटैलेंटेड एक्टर है और जो स्टार है वो टैलेंटेड एक्टर है। नहीं, जो छोटे से छोटा रोल करेगा वो भी, उसकी भी ट्रेनिंग होगी, उसको भी टैलेंटेड बनाएंगे। बहुत कंफ्यूजन था उनके लाइफ में, बट ही डिड नॉट गिव अप। ही वेंट ऑन। जिद्दी आदमी था वो। 3 साल उनको लगे। 3 साल उनको लगे। एंड इन द ईयर 2009 वो वापस आए मॉस्को आर्ट थिएटर में। मॉस्को आर्ट थिएटर सक्सेसफुली चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मॉस्को आर्ट थिएटर में। तो वो जब वापस आए और उन्होंने बोला कि मेरे को मिल गया है और मैं एक नया प्ले एक नए तरीके से डायरेक्ट करना चाहता हूँ। लोगों ने बोला ये आदमी फिर आ गया और ये फिर हमको परेशान करने वाला है। एंड कोऑपरेशन उनको नहीं मिल रहा था मॉस्को आर्ट थिएटर में, क्योंकि देखिए हर कोई आदमी स्टैनिस्लॉवस्की जैसा नहीं होता। कुछ लोग जो मॉस्को आर्ट थिएटर में थे, दोनचेंको सर, अरे सक्सेसफुल चल रहा है ना, पैसा आ रहा है, क्यों चीजों को चेंज करें, हमको नहीं करना चेंज, हमको नहीं। पर उसने बोला नहीं, मैं तो चेंज करूंगा। उन्होंने अपने लिए एक प्ले निकलवाया और उन्होंने बोला इसको मैं डायरेक्ट करूंगा। और वो जिद्दी आदमी जो स्टैनिस्लॉवस्की थे वो लगे रहे। उन्होंने अपना सिस्टम जो उन्होंने डिवाइस किया था, धीरे धीरे
एक्टर्स को सिखाना शुरू किया मॉस्को आर्ट थिएटर में। एंड धीरे धीरे, ये ओवरनाइट नहीं हुआ था, प्लीज रिमेंबर, काफी साल लग गए, मे बी से अराउंड 7 से 8 साल लग गए। मॉस्को आर्ट थिएटर चल रहा था, लेकिन उसके अंदर उन्होंने चेंज कर दिया और बेहतर करने के लिए। 7 से 8 साल उनको लगे करीब, कि लोगों को एक्सेप्ट करना उनका सिस्टम, कि हाँ ये सिस्टम वाकई इफेक्टिव है, ये सबको ट्रेन करता है और ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंसेस देता है। फिर उसके बाद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई, जिसके चक्कर में बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस हुए मॉस्को आर्ट थिएटर को भी और स्टैनिस्लॉस्की को भी, बिकॉज सब कुछ नेशनलाइज हो गया था वहां पे। बट अगेन, क्योंकि स्टैनिस्लॉस्की का नेचर ऐसा था दैट ही डिड नॉट गिव अप, जिद्दी आदमी था, लगा रहता था, वो अपने सिस्टम में लगा रहा। थिएटर भी नेशनलाइज हो गया, मॉस्को आर्ट थिएटर भी नेशनलाइज हो गया, सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर आ गया, लेकिन फिर भी वो आदमी लगा रहा। और ये सिस्टम बनाने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं था। उसने बोला ये सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स हैं। वो सिस्टम जो आज की डेट में जिसको कि भगवान माना जाता है, उसको लगता था कि वो सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स हैं। अगेन वो उसको और इम्प्रूव करना चाहता था, और सारी चीजें करना चाहता था। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ ही रियलाइज दैट, उनके एक स्टूडेंट थे मेयर होल्ड, जो बायोमैकेनिक्स पे काम करते थे, अब काफी बूढ़े हो गए थे स्टैनिस्लॉस्की, बट 70-80 साल की उम्र में भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने एक नई टेक्निक ऑफ फिजिकल एक्शन निकाली मेयर होल्ड के साथ मिलके, और वो उस चीज को आगे बढ़ाना चाहते थे, पर सैडली उनकी मौत हो गई। और सैडली मेयर होल्ड, जो उनके असली हेयर थे, जो जो उनका काम आगे ले जाने वाले थे, उनकी भी 2 साल बाद मौत हो गई। तो आज मैं इतना ही कराऊंगा, आगे फिर मैं और रशियन उनके बारे में बताऊंगा, और फिर दिखाऊंगा कि ये पूरा सिस्टम अमेरिका कैसे गया था। ओके, एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। और प्लीज आप अपने बैचमेट्स को बोलिएगा, आज पता नहीं क्या हुआ, आप ही आए हो। मैं मैनेजमेंट को भी मेल लिखता हूँ, पर आप भी प्लीज अपने स्टूडेंट्स को बताइए। आई थिंक कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा या क्या हुआ होगा, आई डोंट